आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। चर्चा के बीच आज भी जोरदार हंगामे के आसार। पेपर लीक पर कड़े कानून का प्रावधान। आज गाजीपुर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। लाभार्थियों को भी वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। आज से सावन का पावन महीना शुरू। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंजे। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में 30 जुलाई को सुबह से लेकर रात तक झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। आज राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। हालांकि हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। हंगामे के बीच आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। अब देखना होगा विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है इस बिल पर, क्योंकि लोकसभा में तो जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद वोटिंग की नौबत भी नहीं आई। ध्वनि मत से ही बिल को पास किया गया। अब राज्यसभा में इसको लेकर आज चर्चा होनी है, लेकिन संभावना हंगामे की पूरी है। यानी राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष की ओर से एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है, लेकिन लोकसभा से बिल पास हो चुका है ध्वनि मत से। अब देखना होगा राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि हंगामे के आसार बने हुए हैं। आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा और अगर ये बिल पास हो जाता है तो कड़े कानून पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर ये पारित हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल। तो आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होना है। पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 बजे से करीब 7 घंटे तक इस पर चर्चा की संभावना है। देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर ये कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर समय बताया जा रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता मुकुल वासनिक समेत विपक्षी तमाम सांसद इस बहस में हिस्सा लेंगे। इससे पहले विपक्षी सांसद सुबह 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर 2 बड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन भी करेंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और साथ ही अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला शामिल है। पेपर लीक से जुड़ा बिल बुधवार को करीब 7 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ था। सरकार ने इसे पेपर लीक के खिलाफ बड़ा कदम बताया, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है और सुधार जरूरी भी है। तो देखिए, लोकसभा से बिल पारित हो चुका है, पास हो चुका है, लेकिन अभी राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होनी है। कल ध्वनि मत से लोकसभा में ये बिल पास हुआ और अब आज राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होगी। सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद बिल पेश किया जाएगा और बिल पर चर्चा होगी। तो देखिए, लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित हो चुका है और अब बारी है राज्यसभा में चर्चा की। लेकिन इतना तो बताया जा रहा है कि हंगामा कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकता है। राज्यसभा में चर्चा के बीच हंगामे के पूरे आसार हैं। तो आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा और अब देखना होगा विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है कि दोपहर 2 बजे का समय सामने आ रहा है और दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू होगी। इसके बाद 7 घंटे तक चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार हैं।
और इससे पहले 10:30 बजे विपक्षी सांसदों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा सकता है। मकर द्वार पर विपक्षी सांसद एकजुट होकर 2 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और साथ ही अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन विपक्षी सांसदों की ओर से किया जा सकता है। सरकार को घेरने का काम लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। अब राज्यसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा होनी है। देखना होगा विपक्ष की ओर से किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, आज राज्यसभा में चर्चा होनी है एंटी पेपर लीक बिल को लेकर, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल लोकसभा में जो है एंटी पेपर बिल जो था ध्वनिमत से पारित हुआ, तमाम हालांकि वाद विवाद हुए, पक्ष विपक्ष ने दोनों तरफ अपनी दलीलें दी, लेकिन अंततः यह रहा कि लोकसभा में ध्वनिमत से जो है शाम को यह बिल पास हो गया और आज जो है यह बिल लोकसभा में राज्यसभा में टेबल किया जाएगा और दोपहर 2 बजे के बाद इस पर जो बहस शुरू हुई और लगभग 7 घंटे का यह सभापति ने इस बिल के लिए समय दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच जरूर थोड़ी सी जो है बहसबाजी चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में यह बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी बिल पास होगा। चूंकि विपक्ष ने सहयोग की बात जरूर कही है कि विपक्ष इस बिल पर सहयोग देगा, लेकिन तर्क जो है विपक्ष के परीक्षाओं को लेकर, जिस यूजी पेपर लीक हुआ हो या तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो लीक हो रही है उसको लेकर विपक्ष से लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया, घेरा भी और आगे भी उम्मीद है राज्यसभा में जब ये कार्रवाई शुरू होगी विपक्ष एक बार पुनः सरकार पर हमलावर होगा। लेकिन एक बात जो अच्छी है कि जिस तरह से लोकसभा में यह बिल पास हुआ, राज्यसभा में इसके पास होने की पूरी संभावना है। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर जो है विपक्षी दल एक बार पुनः सरकार को घेरने के लिए एकजुट होंगे। अभी सारे विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर की बैठक हुई, उसके बाद 10:30 बजे जो है संसद के मकर द्वार पर सारे जो नेता विपक्ष के सांसद हैं वो सरकार के कमियों को लेकर, जिस तरह से जो है दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस गोले छोड़ेगा, वहीं जो बिहार तस्वीर आई थी, बिहार में छात्रों के ऊपर जो AK-47 से जो फायरिंग की गई थी, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आज पुनः 10:30 बजे इसको लेकर विपक्ष के सभी सांसद संसद के परिसर के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है, पूरे देश की निगाहें अब राज्यसभा की ओर होंगी कि लोकसभा से पास होने के बाद नकल विरोधी अधिनियम बिल जो 2024 था उसे संशोधन करने के लिए जो 2026 बिल नाम दिया गया है। अब देखना है कि राज्यसभा में जब बहस शुरू होती है तो क्या कुछ रवैया होता है पक्ष और विपक्ष का। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि आप बता रहे हैं कि विपक्ष ये तो कह रहा है कि हम समर्थन देंगे, लेकिन स्नेह कमल हंगामे के तो पूरे आसार हैं। अब ऐसे में कितनी संभावना है कि आज ये बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा? जी बिल्कुल, चूंकि 7 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है और जिस तरह से लोकसभा में पहले दिन जो है बिल पेश हुआ था देर रात तक जिसमें बहस हुई थी, तो संभावना यह है कि राज्यसभा में भी देर शाम तक या देर रात तक इस बिल पर जो है बहस होगी और समय रहा तो आज ही इस पे जो है वोटिंग कराकर से पास किया जाएगा। अगर लेट हुआ तो संभावना पूरी है। कल चूंकि शुक्रवार है, कल तक अभी संसद के साप्ताहिक इस सत्र का जो सत्र है, क्योंकि शनिवार रविवार अवकाश का दिन है, तो संभावना ये आज गुरुवार को ही देर शाम तक यह बिल जो है राज्यसभा में पास हो। अगर किसी कारणवश से कोई अगर दिक्कत आती है, लेट होता है, तो जिसकी पूरी संभावना है कल यह बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि देखिए लोकसभा में ये बिल पास हुआ ध्वनि मत के जरिए, यानी वोटिंग नहीं कराई गई। एक बार जरा दर्शकों को बताइए आखिर क्या परिस्थितियां हुई, क्यों वोटिंग नहीं कराई गई? बिल्कुल, जिस तरह से जब किसी बिल के अगर पक्ष में अगर ज्यादा विरोध होता है, अगर जरूरत होती है, क्लोज जो है अगर वोटिंग की नौबत आती है तब तो वोटिंग होती है बटन के माध्यम से। उसके बाद जब विपक्ष भी अगर इसके साथ सहमति जताता है कि हम इस बिल के साथ हैं, तो ध्वनिमत से कि मतलब स्पीकर जो होते हैं वो सिर्फ ये पूछते हैं कौन इसके पक्ष में है, लोग उसमें हाँ बोलते हैं, कहते कौन इसके विपक्ष में, लोग हाँ ना बोलते हैं।
तो मेजे थपथका कर हाँ कह के ही ध्वनिमत से यह बिल पास हो चुका है। तो इसलिए वोटिंग की नौबत जो है नहीं आई है, ध्वनिमत से पास हो चुका है। क्योंकि विपक्ष ने कह दिया था कि हम बिल पर सहयोग करेंगे, तो वोटिंग की नौबत जो इस पे नहीं आई है। और यही संभावना राज्यसभा में भी है कि राज्यसभा में भी वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, ध्वनिमत से ही यह बिल पास हो जाएगा। बिल्कुल स्नेह कमल, क्योंकि देखिए ठीक इसी तरह की बातें यहाँ पर भी विपक्ष की ओर से कही जा रही हैं कि हमारा सहयोग है बिल को लेकर, लेकिन हंगामा देखने को मिल सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा स्नेह कमल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग लगातार जारी है और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए उपचुनाव चल रहा है, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब इनमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं चुनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से की गई हैं। 3 अगस्त को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करके अपना फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सजग मोड पर नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे मतदाता आसानी से आकर यहां पर अपना वोट दे सकें, अपने मत का इस्तेमाल कर सकें और अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकें। देखिए बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग अभी चल रही है और बूथ केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। लगातार लोग अपने अपने बूथ केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ भी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वहीं विभाग और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय मोड पर नजर आ रहा है। उपचुनाव को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर बहरहाल उपचुनाव चल रहे हैं और देखिए तीनों सीटों पर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। ईवीएम में फैसला कैद होगा और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग जारी। स्नेह कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्नेह कमल, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। इन तीनों सीटों में से 2 सीट की अगर बात करें तो बिहार की बांकीपुर हो चाहे गुजरात की मंजलपुर, तीनों सीटें 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की दतिया की बात करें जो सीट कांग्रेस के पास थी। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव है। यूं तो तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर कहीं है तो बिहार की बांकीपुर सीट पर है, क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब राज्यसभा जाते हैं तो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, इसलिए यहाँ चुनाव हो रहा है। और उनका मुकाबला अगर देखें तो यहाँ पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से हो रहा है। तो कुल मिलाकर बांकीपुर की जो निगाहें, बांकीपुर की जो चर्चा है वो सिर्फ पटना नहीं बल्कि दिल्ली तक टिकी है। दूसरी ओर दतिया की अगर बात, दतिया में मध्य प्रदेश का दावन का नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी में काफी बवाल हुआ था। ऐसे में दतिया पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं अगर तीसरी सीट गुजरात की मंजलपुर की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में वहां पर सीधी टक्कर है। इन तीनों सीटों पर मतदान को लेकर जो है जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो बांकीपुर सीट पर जो है काफी धीमी मतदान की खबरें हैं। सुबह 2 घंटे तक जो मतलब चुनाव आयोग का अपडेट है वो 4.61% की वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाकी 2 सीटें मंजलपुर की बात कर लें, दतिया की बात करें तो वहां मतदान की रफ्तार औसत है, लेकिन बांकीपुर की अगर बात करें तो बांकीपुर की जो है वोटिंग की जो रफ्तार है, जो आंकड़ा है बेहद धीमा है। 2 घंटे में सिर्फ 4.61% का मतदान हुआ है। बिल्कुल स्नेह कमल,
लेकिन मतदाता अब लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, और अब उम्मीद तो यही जताई जा रही है स्नेह कमल कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोग घरों से निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्नेह कमल, जैसे आपने भी जिक्र किया बांकीपुर विधानसभा सीट का, स्नेह कमल, नितिन नवीन ने पसीना भी खूब बहाया है इस सीट के लिए। जी बिल्कुल, नितिन नवीन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते उसके बाद राज्यसभा आते हैं तो अपनी विधानसभा सीट जो पटना शहर की बांकीपुर सीट है वहां से इस्तीफा देते हैं। लेकिन चूंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो नितिन नवीन ने इस पर खूब पसीना बहाया। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात तो उन्होंने भी काफी प्रयास किया है। पिछले कई दिनों से परसों शाम तक जब प्रचार का क्रम था, भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं। खुद नितिन नवीन कई दिनों तक वहां डेरा डाले रहते हैं, वहां पर रोड शो करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, क्योंकि बांकीपुर उनकी खुद की जो सीट है, इसलिए उनकी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि बांकीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है जो उन्होंने छोड़ी थी, अब चूंकि अब राज्यसभा में गए हैं। अब देखना यह है कि बांकीपुर का जब परिणाम आएगा तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्या नितिन नवीन की मेहनत सफल होती है या जनसुराज एक बार तेज लगाती है, या राजद जिसने भी काफी मेहनत की है यह सीट उनके खाते में जाएगी। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि देखिए 3 अगस्त को ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बदायूं दौरे पर हैं, जहां वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, साथ ही उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। तो अखिलेश यादव बदायूं दौरे पर हैं, परिवार से मुलाकात करेंगे, यहां पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और इस कठिन समय में परिवार के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। उनके परिवार से भी मुलाकात अखिलेश यादव की ओर से की जाएगी। बदायूं दौरे पर हैं अखिलेश यादव और अपने बदायूं दौरे के दौरान अखिलेश यादव स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे, जहां उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और स्वर्गीय ओमकार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस मुश्किल के समय में परिवार के साथ खड़े हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। बदायूं दौरे पर अखिलेश यादव उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए यहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव अपने बदायूं दौरे पर आज पहुंचेंगे, यहां वो पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। और वहीं अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए। तो देखिए अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 54 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए। आदेश की एक सूची भी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनमें उन 54 पुलिस कर्मियों का नाम है जिनकी जिम्मेदारियां अब बदली गई हैं। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। सुनील, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आखिर क्या वजह रही? जी, कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि एवं विलम्ब विभाग में
एक मजबूती और प्रशासनिक कठोरता को बढ़ाने के लिए एवं व्यवस्था और प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश एवं महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं बता दें जी, जनपद में कम से कम 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 3 निरीक्षक एवं 4 उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों भी शामिल हैं। इस तबादला सूची में कर्मियों को कोतवाली, अकबरपुर, जलालपुर, भीटी, टांडा, आलापुर, बसखारी, जयपुर, सम्मनपुर, जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर महिला थाना एवं विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयों में नई तैनाती दी गई है। वहीं प्राची सिंह ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए वह बिना विलंब के अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और आदेशों का अनुपालन की गोपनीय कार्यालय की सूचना उपलब्ध कराएं। जी बिल्कुल सुनील, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। और वहीं चंदौली में सपा की महिला जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल और पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव के बीच विवाद का एक मामला सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के परिवार के लोगों ने गार्गी पटेल से मारपीट की थी, ऐसे आरोप लगे थे। गार्गी पटेल ने पूर्व प्रधान पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं वीरेंद्र यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर एक दूसरे के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सपा महिला जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। गला दबाकर मारने की कोशिश का आरोप पूर्व प्रधान पर लगाया गया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। पुलिस अपने स्तर पर मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सपा महिला जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व प्रधान पर। उनका कहना है इससे पहले भी इस तरह की कोशिश पूर्व प्रधान की ओर से की जा चुकी है, मारपीट की जा चुकी है, तमाम बड़े आरोप लगा चुकी हैं सपा महिला जिला अध्यक्ष। अब पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सपा महिला जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रधान के बीच विवाद का मामला सामने आया है। हालांकि इन सभी आरोपों को पूर्व प्रधान ने बेबुनियाद बताया। पूर्व प्रधान का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और निराधार हैं ये आरोप, लेकिन प्रशासन अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्रशासन को सौंपी गई है। कि गार्गी पटेल जी आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि आप जेल में मिलने गए थे प्यारे मामा के लड़कों से। हाँ, तो हम कहे हम तो नहीं गए थे। तो कहें कैसे नहीं आप गए थे? हम कहे ठीक है भाई बुलवा लीजिए। तो हम कहे कि ठीक है हम बुलवा लेते हैं पार्टी के कुछ लोगों को भी और आप भी आ जाइए। तो हम गए तो वहाँ पर कोई था नहीं, बस हम ही थे। तो फिर उसके बाद हम कहे ठीक है साबित करिए आप कि हम मिलने गए थे जेल में। भाई हम मंगलवार व्रत थे, हम तो सोचे भाई चलिए भाई हम सच बोलेंगे, मंगलवार को व्रत आदमी। तो हम कहे ठीक है बुलवाइए, कैसे आप साबित करेंगी? तो वो कहें कि ठीक है हम बुलवाते हैं। तो उन्होंने बुलवाया, प्यारे मामा को फ़ोन किए कि हाँ वीरेंद्र जी गए थे। तो कहे नहीं वे वीरेंद्र नहीं, वीरेंद्र सेठ गए थे। आप रात को कल वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान बहादुरपुर के, वो हमारे घर पे आए थे और कुछ उनकी जो गतिविधियां थी जो मैं इस मीडिया पे नहीं कह सकती हूँ, और उसका मैंने विरोध करने पे आज दिनांक 29/7/2026 को थाना मुगलसराय पर वीरेंद्र यादव निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना मुगलसराय तथा गार्गी सिंह निवासी ग्राम मढ़िया थाना मुगलसराय द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी तथा छेड़खानी आदि के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। दोनों प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुगलसराय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं केशवपुरम इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई। महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। सहकर्मी ने महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर नोएडा से है, जहां वर्क फ्रॉम होम और गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने 43.50 लाख की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने फर्जी लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए शिकार बनाया। शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाने ने मामले की जांच शुरू कर दी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए 10.65 लाख रुपए टीम ने फ्रीज कर दिए हैं। बैंक खातों और साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच विभाग की ओर से की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले साइबर ठगों ने टेलीग्राम और साथ ही एक लिंक के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच अब साइबर की टीम की ओर से की जा रही है। वर्क फ्रॉम होम और गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लाखों की ठगी की है। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10.65 लाख रुपए फ्रीज करा दिए हैं। अब विभाग की ओर से बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास तेज हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा। ठगों ने फर्जी लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।